यह कहानी है नीलगिरी नाम के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की, जहां धुंध सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, लोगों के अतीत पर भी छाई रहती है। पहाड़ों पर उस रात बारिश नहीं, जैसे आसमान से कोई पुराना दर्द बरस रहा था। मयंक 28 अपनी खिड़की के पास खड़ा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरी थकान और एक ऐसी खामोशी जो चीखती थी। 3 साल पहले वो यहाँ खुशियां ढूंढने आया था, पर अब वो सिर्फ एक गुमनाम सा पेंटर बनकर रह गया था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर कोई खड़ा था, भीगा हुआ, थरथराहट से भरा। जब मयंक ने दरवाजा खोला तो सामने तारा 25 खड़ी थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे उसने अभी अभी कोई मौत देखी हो। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। मयंक, उन्होंने उसे मार दिया। तारा की आवाज कांप रही थी। मयंक का दिल धड़कना भूल गया। तारा, वही तारा जिसे वो सालों पहले पीछे छोड़ाया था, वो यहां कैसे? और वो खत क्या था? मयंक एक शांत, गंभीर और बेहद संवेदनशील इंसान है। वह नीलगिरी में अपनी पुरानी यादों से भाग कर आया है, लेकिन उसकी कला में आज भी वही पुराना दर्द झलकता है। तारा चंचल थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा ठहराव और खौफ है। वह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। उसके पास एक ऐसा राज है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। मयंक ने उसे अंदर बुलाया। तारा सोफे पर सिमट कर बैठ गई। उसने वो भीगा हुआ खत मयंक की ओर बढ़ाया। मयंक, इस खत में वो सच है जिसके लिए मेरे भाई की जान गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, इसलिए यहां चली आई। मयंक ने खत खोलने की कोशिश की, लेकिन स्याही पूरी तरह फैल चुकी थी। बस कुछ शब्द साफ दिख रहे थे। मंदिर, 12 तारीख, धोखा, नीलगिरी पैलेस। तारा, तुम होश में तो हो? तुम्हारे भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी, पुलिस ने यही कहा था। मयंक ने उसे तौलिए से पोंछते हुए कहा। नहीं मयंक, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। वो एक्सीडेंट नहीं था। भाई को पता चल गया था कि इस शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना क्या छुपा रहे हैं। मयंक को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि तारा उसे धोखा देकर किसी और के पास चली गई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में जो डर था, वो सच्चा था। अगले कुछ दिन दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच एक गहरी खाई थी। थॉट्स, क्या मैं तारा पर भरोसा करूं? सालों पहले इसने बिना बताए मेरा साथ छोड़ दिया था। आज फिर ये आई है, तो क्या सिर्फ मदद के लिए? डज शी स्टिल लव मी? एक शाम, जब बारिश थमी थी, मयंक ने पूछ ही लिया, तुम तब क्यों गई थी तारा? बिना एक शब्द कहे। तारा की आंखों में आंसू आ गए। मयंक, तुम्हें बचाने के लिए। खन्ना के बेटे ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। मुझे लगा मेरा दूर जाना ही तुम्हारी सलामती है। मयंक का गुस्सा पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिसे वो नफरत समझ रहा था, वो दरअसल तारा का बलिदान था। दोनों के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी और एक ग्रेजुअल रोमांस की शुरुआत हुई। वो साथ में चाय पीते, पुराने गानों की धुन सुनते और खत के राज को सुलझाने की कोशिश करते। जैसे जैसे दिन बीते, मयंक को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। घर के बाहर अजनबियों की आहट सुनाई देती। मयंक, हमें वो दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा। भाई ने कहा था कि खत का आधा हिस्सा मंदिर के पुराने पुजारी के पास है। तारा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों रात के अंधेरे में पुराने मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटते ही मयंक के होश उड़ गए। मिस्टर खन्ना नीलगिरी की जमीन के नीचे अवैध माइनिंग कर रहे थे, जिससे पूरा पहाड़ कभी भी ढंस सकता था। तारा के भाई के पास इसके सबूत थे। तभी मंदिर के पीछे से गोलियों की आवाज आई। मिस्टर खन्ना के आदमी उन्हें घेर चुके थे। मयंक ने तारा का हाथ कसकर पकड़ा। तारा, आज भागना नहीं है, आज सच सामने लाना है। मयंक की आवाज में एक नई हिम्मत थी। एक लंबी जद्दोजहद और सस्पेंस भरे चेस के बाद मयंक ने चालाकी से उन गुंडों को पुलिस के जाल में फंसा दिया। उसने वो डायरी और खत, जो अब लगभग सूख चुका था, लोकल न्यूज रिपोर्टर को सौंप दिए। अगली सुबह नीलगिरी की फिजा बदली हुई थी। मिस्टर खन्ना गिरफ्तार हो चुके दिए। पहाड़ की चोटी पर सूरज उग रहा था। मयंक और तारा साथ खड़े थे। तो अब तुम फिर से चली जाओगी?
मयंक ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। तारा ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार नहीं मयंक, अब भागने के लिए कोई राज नहीं बचा, और खोने के लिए तुम जैसे अनमोल इंसान को दोबारा नहीं खोना चाहती। मयंक ने उसे गले लगा लिया। सालों का दर्द, वो भीगा हुआ खत और वो सारी गलतफहमियां उस धुंध की तरह छोट गईं जो अब पहाड़ों से विदा ले रही थी।